मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं जीएमटी गाइड मेमो टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे नेता जिन्हें भारत की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का गहरा अनुभव है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राशिद अल्वी जी की। राशिद अल्वी जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। तो राशिद जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आपकी जो एक पॉलिटिकल जर्नी रही है, जो सफर रहा है, अगर आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। देखिए, शुरू से जो सोच मेरी रही, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन को मैंने क्वालिफाई किया था जी, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मैं पब्लिक के लिए काम करना चाहता था। और एलएलबी करने के बाद मैंने वकालत शुरू की और वकालत के साथ साथ सियासत शुरू की, पार्लियामेंट लड़ा और सारी उम्र न जाने कितने चुनाव मैंने लड़े होंगे। कुछ हारा, कुछ जीता, लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा। मैं बीपीएसटी, पार्लियामेंट का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ब्यूरो होता है, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, मैं उसका इंचार्ज रहा, जिसमें तमाम आईएएस और आईपीएस को मैंडेटरी होता है कि वहाँ पे आके पार्लियामेंट्री सिस्टम सीखें। जी। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर पूरा एक फ्लोर है और आईएएस आईपीएस के जो बच्चे आते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। दुनिया भर के एमपीज़ और मिनिस्टर्स वो हमारे ब्यूरो में आते थे कि हिंदुस्तान का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। मैंने पहली बार हिंदुस्तान के मीडिया के इम्पोर्टेंट लोगों को उसमें बुलाया इस काम के लिए, ताकि उन्हें भी ये समझ पैदा हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मीडिया सवाल उठाता है कि फला एमपी तो पार्लियामेंट में बोल ही नहीं रहा है, फला एमपी ने तो कोई सवाल नहीं उठाया है। जी। तो पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है कि कोई भी एमपी खड़ा होगा और बोलना शुरू कर देगा। कानून के मुताबिक चलता है, रूल्स के मुताबिक चलता है। तो उन रूल्स को समझना ज़रूरी है, एमपीज़ को भी समझना ज़रूरी है और मीडिया को भी समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से पार्लियामेंट चलता है। तो इस तरीके से अब आगे हम बढ़ते रहे और अभी भी जो कुछ कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। राशिद अल्वी जी, अगर अब मैं आपसे आगे के सवाल पूछूं तो मेरा सबसे पहला बहुत बेसिक है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो आपके हिसाब से जो आज की गवर्नमेंट है वो एक पब्लिक नरेटिव सेट कर रही है या सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग परसेप्शन में बिजी है? देखिए, जो मौजूदा बीजेपी सरकार है जी, उसमें पिछले 11 साल से एक ही प्रधानमंत्री रहा है। जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नए नए प्रधानमंत्री बनाए हों, लेकिन 2014 में जब मोदी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने से पहले पूरे देश में घूमकर उन्होंने जो वादे किए थे और वो जो नरेंद्र मोदी था, जो 2014 का पहला नरेंद्र मोदी था, वो आज नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट टाउन्स बनाएंगे, एक नहीं बनाया। उन्होंने कहा था कि काला धन स्विस बैंक के अंदर, विदेशी बैंकों के अंदर लाखों करोड़ रुपया है। इतना रुपया है कि हर आदमी के हिस्से में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। आज काले धन की बात ही नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमत हम 30 रुपए कर देंगे। आज आप देख रही हैं 100 रुपए कीमत है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत जितनी यूपीए सरकार में थी, हमारी सरकार में थी, उससे आधी कीमत है। हमारी सरकार में $130 तक चली गई थी, आज 70, 75, $80 पर बैरल होती है। तो मुश्किल से हमारी सरकार 35 रुपए में 1 लीटर खरीदती है और हम बेच कितने में रहे? 100 रुपए के अंदर। तो ऐसी कितनी मिसालें। उन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोज़गार दूंगा। आज वो कह रहे हैं कि जो पकौड़ा बेचता है वो भी रोज़गार है। तो आप काहे के लिए प्रधानमंत्री बने भाई?
तो आज के प्रधानमंत्री में और 11 साल के पहले नरेंद्र मोदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वो सिर्फ सत्ता चलाना चाहते हैं, सरकार को बाकी रखना चाहते हैं। वो जो चुनावी सभा के अंदर भाषण करते हैं, उन्हें जो ये लगता है कि कैसे मैं सत्ता में आऊँगा, इस तरीके के भाषण देते हैं। उन्हें जनता से और देश से कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है राशिद जी आपसे कि अगर हम बात करें, आपने तो खैर बहुत सारी पार्टीज़ देखी है, बहुत सी पार्टीज़ को आपने बनते भी देखा होगा, बिगड़ते भी देखा होगा। तो अगर हम आज के गवर्नमेंट को लेकर चले तो मैं दो टर्म बोलूँगी, एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एक बोलूँगी मैं आपको लीडरशिप स्ट्रक्चर। तो अगर हम इन दोनों चीज़ की बात करें तो क्या आज के टाइम पे लीडरशिप स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजिकल डेप्थ ये दोनों का डिक्लाइन हो रही है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो राजनीतिक दलों की विचारधारा है जी। वो कमज़ोर होती चली गई है, और इसमें करीब करीब हर राजनीतिक दल है, लेफ्ट हो, जी। हमारी विचारधारा में भी जो हमारी जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा थी, हमारी जो इंदिरा गांधी की विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुई है। बीजेपी की जो विचारधारा थी, आरएसएस की जो विचारधारा थी, उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। और बहुत सारे जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनकी विचारधाराएं तो अव्वल तो कोई ख़ास विचारधारा रीजनल पार्टीज़ की रही नहीं। जी। लेकिन जो भी कुछ उनकी विचारधारा रही हो, सोशलिज्म रही हो या कैपिटलिज्म रही हो या किसी और तरीके की विचारधारा को वो मानते हो, उसके अंदर बहुत बदलाव आया है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर सिर्फ एक विचारधारा है कि हम सत्ता तक कैसे पहुंच सकते हैं। वो कौन सी सीढ़ी है जिस सीढ़ी पे चढ़ के हमें देश का इक़्तिदार, देश का पावर, देश की सत्ता या प्रांत की सत्ता, अगर रीजनल पार्टी, वो हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, विचारधारा कमज़ोर हुई है और राजनीतिज्ञों का स्तर भी कम हुआ है। कहा कुछ जाता है, जी। होता कुछ और है। और राजनीति में ऐसे लोग आ गए हैं जिनका बैकग्राउंड सवाल या निशान लगा हुआ है। ऐसे लोग आ गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, कम से कम आधे लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। अगर पॉलिटिशियन ऐसे आएंगे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, देश कैसे ठीक होगा? देश ठीक नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि आम आदमी राजनीतिज्ञों की इज्जत नहीं करता है। अगर करता है तो कम करता है। हम छोटे थे तो हमें एहसास है कि अगर शहर का एमएलए भी इलाके में आ जाता था तो लोग कितनी इज्जत करते थे कि एमएलए साहब आ गए। जी। और आज अगर मंत्री भी चला जाए तो अगर हमारा कोई काम है तो हम उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, और अगर हमारा काम नहीं है तो हमारी बला से आए या जाए, कोई भी आदमी इज्जत नहीं करता है। इसे बड़ा विचार करने की ज़रूरत है। जी। आगे बढ़ते हैं राशिद जी, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर है। अगर मैं बात करूं इंडिया जैसे कहीं ना कहीं देश की, जहां बहुत सारे, अगर हम बोलते तो अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं यहाँ पर, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है इसको लेकर पॉलिटिकल इंक्लूजन अब सिर्फ एक सिंबॉलिक बन चुका है? देखिए, ये बड़ा आपने आज के हालात के मुताबिक इम्पोर्टेंट सवाल किया है। और अगर मैं इस सवाल को आपका सवाल था विचारधारा वाला, उससे भी जोड़ दूं तो गलत नहीं होगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। हाँ जी। और बीजेपी को ये लगता है कि जितने मुसलमानों के खिलाफ हम बोलेंगे और काम करेंगे, हम इतने ही सत्ता के नज़दीक चले जाएंगे। पिछले 11 सालों में बीजेपी के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे रहे, वो मुद्दे बेरोज़गारी नहीं रहे,
वो मुद्दा महंगाई नहीं रहा है, वो मुद्दा विदेश नीति नहीं रहा है, वो मुद्दा रहा है 3 तलाक इनके लिए बड़ा मुद्दा बन गया है, इनके लिए वक्फ बड़ा मुद्दा बन गया है, इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा मुद्दा बन गया है, इनके लिए जुमे की नमाज बड़ा मुद्दा बन गया है। हर वो मुद्दा जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा सकता हो। पहले बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि देश का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, उसके बाद बनारस और मथुरा आ गया, अब संभल आ गया। कैसे देश को आप आगे ले जाएंगे? आपके लिए सबसे बड़े मुद्दा ये है कि आप चाहते हैं मुसलमान को गाली दो, हिंदुओं को इकट्ठा करो। और इस बात का इल्ज़ाम बीजेपी हर मामले में कांग्रेस पे लगाती है कि कांग्रेस मुसलमानों का अपीजमेंट कर रही है, रीजनल पार्टीज मुसलमानों का अपीजमेंट कर रही है। अपीजमेंट की परिभाषा क्या है? मैं बहुत बार पूछता हूँ। अपीजमेंट की परिभाषा है कि आपकी तनख्वाह अगर 500 रुपये है और आपको 600 रुपये मिलने लगे तो मुमकिन है ये अपीजमेंट हो। लेकिन अगर आप डिजर्व करती हैं 500 रुपये और आपको मिलना है 300 रुपये, तो अपीजमेंट कहाँ हो रहा है? तब तो आपका हक छीना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस देश में 55-56 साल सरकार में रही है जी। मुसलमानों का सरकारी मुलाजमों में कितना रिप्रेजेंटेशन है? वो इस देश के अंदर 14% है रिप्रेजेंटेशन, सरकारी मुलाजमों में 2-2.5% है। तो ये अपीजमेंट हुआ या उनका हक भी आप छीन रहे हैं? आप पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर, जो आपका सवाल है, कितना रिप्रेजेंटेशन है? बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। तो अपीजमेंट का कैसे नारा लगाएंगे? लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? रीजनल पार्टीज और कांग्रेस पार्टी भी इस बात से घबराती है कि अगर हम मुसलमान का नाम लेंगे तो हम पे अपीजमेंट का इल्ज़ाम लग जाएगा। अच्छा। एक राजनीतिक दल अपीजमेंट का एलिगेशन लगाता है, दूसरे राजनीतिक दल डर के मारे मुसलमान का नाम नहीं लेते कि हमारा अपीजमेंट का इल्ज़ाम लगेगा। बीच में कौन पिस रहा है? मुसलमान पिस रहा है। सरकारी पार्टी, मुख्यमंत्री, आसाम का मुख्यमंत्री किस किस तरीके की ज़बान बोलता है कि जितनी महंगाई है ये मुसलमानों ने कर दी है। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो ये कहते हैं मुसलमानों की दुकानों से कोई चीज़ मत खरीदो। क्या ये संविधान के मुताबिक है? आपने शपथ ली है, एमपी बने तब शपथ ली, मंत्री बने तब शपथ ली कि संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ तो संविधान के परख उड़ा रहे हैं। किसी ने पूछा उनसे कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बुलडोजर चला रहा है, फेक एनकाउंटर कर रहा है, कौन पूछने वाला है? तो सबने अपनी विचारधाराओं को कमज़ोर किया है और कोशिश करते हैं कि सत्ता पाने के लिए हम किस तरीके से अपनी बात कहें, किस तरीके से अपनी विचारधारा जनता तक पहुंचाएं, जिस विचारधारा पे हमें सत्ता हासिल हो सके। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधारा को भी कमज़ोर किया है और माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ज़्यादती की है। जी। पर राशिद जी, अगर देखा जाए तो संविधान की अभी आपने बात करी, तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। तो जो सेकुलरिज्म टर्म है, तो क्या आज के टाइम पे ये जेन्युइनली प्रैक्टिस्ड हो भी रहा है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बिल है हमारा, हाँ जी, उसमें इंदिरा गांधी के ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके सेकुलरिज्म का इजाफा किया गया था, ऐड किया गया था। जी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 45 से लेके और आर्टिकल 30 तक चले जाइए आप, तो सारा सेकुलरिज्म भरा हुआ है हमारे संविधान के अंदर। हमारा संविधान स्पेसिफिक कहता है सारे सिटीजन्स बराबर हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी। उसका कोई रिलीजन नहीं है,
भारत का कोई रिलीजन नहीं है। आपका अपना रिलीजन हो सकता है, मेरा अपना रिलीजन हो सकता है, लेकिन भारत और भारत की सरकार का कोई रिलीजन नहीं है। यही तो सेकुलरिज्म है। आपको जिसकी पूजा करनी उसकी कीजिए, मुझे जिसकी इबादत करनी मुझे करने दीजिए, लेकिन सरकार का कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन पिछले 11 सालों में सेकुलरिज्म का मजाक बनाया जा रहा है। अभी एक हफ्ता पहले राष्ट्रीय सेवक संघ के एक बड़े नेता ने कहा कि सेकुलरिज्म के लफ्ज़ को ही निकाल देना चाहिए। प्रधानमंत्री जापान गए थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने गीता गिफ्ट की थी, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया पंजाब में जाके, उसमें उन्होंने कहा कि मैं गीता आपको भेंट कर रहा हूँ और मेरे देश के अंदर सेकुलर लोगों को बड़ी आपत्ति होगी। तो इसका मतलब आप सेकुलर नहीं हैं। देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है। क्या आप सेकुलर नहीं? और अगर आप सेकुलर नहीं तो संविधान की शपथ क्यों लिए? और शपथ लिए तो आप प्रधानमंत्री कैसे? तो इसलिए राजनीतिज्ञ सबसे ज्यादा संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जी।